गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग स्टेशन। कल तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल में कूलम्स लॉ, चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और फिर एससी वर्मा का हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो कल का हम समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। समरी व्हाट वी हैव स्टडीड ओके। तो कल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? कल हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था? कोई भी एटम दुनिया में, कोई भी एटम, उसके बीच में तीन तरह के चार्ज मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम है, कोई एटम है, उसमें क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, और हमारा न्यूक्लियस के पास कौन कौन सा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज मैंने क्या बताया था, जीरो होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। बेचारा का कोई अस्तित्व नहीं है, जीरो चार्ज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको हमने कल क्या डिराइव किया था, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, और इसका हमने न्यूटन, इसका यूनिट बताया था। R क्या था, Q1 Q2 और R। ये मेरा उंगली को एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए और Q2 को एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है वो मैंने R से डिनोट किया। Q1 Q2 के बीच में जो मेरा ये पेन है वो डिस्टेंस है R। ये तो फोर्स मैंने क्या डिराइव किया था कल, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर हमने एससी वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुडे क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग डिस्कस करेंगे टिल 20 तक। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल 73 अप्रोक्स 73। ठीक है, तो मैंने बोला 6 दिन के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कंप्लीट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, एससी वर्मा सॉल्यूशन पार्ट 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन किया था, और मैंने एक नोटिस किया यहाँ पर, ये 1200 नहीं, अंडर रूट 800 आता, क्योंकि 1600 माइनस 800 800 होता। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक 1200 कर दिया, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? 7 कह रहा है कि सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब किसका कंटिन्यूएशन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या कह दिया इन्होंने कह दिया, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में जो तुम्हारा 1 माइक्रोकूलम था, तुम उसको नेगेटिव कर दो और फिर तुम चार्ज बताओ। तुमने बोला ठीक है, करते हैं। तो मैं अपना पेन का कलर चेंज करके करूंगा। ये मैंने चार्ज Q1 ले लिया, और ये चार्ज मैंने Q2 ले लिया। और ये भाई साहब क्या कह रहा है कि तीसरा चार्ज आप रखिए ऐसे जगह पर जहाँ पे कोई फोर्स न लगे, कोई फोर्स नहीं, बेचारा अकेला रहेगा, कोई इसको तंग करने वाला नहीं है। इसको मैंने तीसरे चार्ज को यहाँ पे रख दिया Q। तो मेरे क्वेश्चन में इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। प्रीवियस प्रॉब्लम में देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर।
ओके, और मैं जो नया चार्ज है उसको 1 सेंटीमीटर मांग लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरा Q1 क्या है? Q1 मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण फोर्स मेरा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, दूर भागता है एक दूसरे से। लाइफ में भी ऐसा होता है, एक जैसे लोग एक साथ नहीं रहते हैं जनरली, तो ये दूर भागेगा। F3 1, ठीक है। और Q2 क्या है? Q2 हमारा निगेटिव चार्ज है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। Q2 हमारा निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? Q को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो F3 2 ये है मेरा। Q3 पे कौन सा? एक सा फोर्स आउटवर्ड लग रहा है और एक फोर्स इनवर्ड लग रहा है, तो F नेट मेरा क्या निकल जाएगा? F नेट अब देखिए पहले कौन सा ले, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरली अगर हम कंसेप्ट के थ्रू सोचना चाहें तो पहले कौन सा फोर्स लेकर डिफरेंस लेने के लिए Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा? x-10, ठीक है जी। नहीं, Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है मेरा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q2 और Q3 में x-10 मतलब x से कम हो, x अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट मेरा कम है तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्या है? स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, तो जो फोर्स ज्यादा लगेगा उसको मैं पहले लिख लूंगा। तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई टोटल क्या है? ये डिस्टेंस मेरा कितना निकल जाएगा? पूरा x है, -10 कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा, x-10 का होल स्क्वायर माइनस K Q2 ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है? x। Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस मेरा कितना है? x-10 का होल स्क्वायर, x-10 का होल स्क्वायर। अब दोनों में बड़ा कौन सा है? x बड़ा है मेरा या फिर x-10 बड़ा है? ऑब्वियसली x बड़ा है। जब x बड़ा होगा तो फोर्स क्या होगा मेरा? कम होगा। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मीन्स मेरा r बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, ठीक है। मतलब जितना मेरा चार्ज पहले चार्ज से दूर जाता जाएगा उस पर फोर्स मेरा क्या होगा? कम लगेगा, ठीक है। अब एफ नेट मेरा क्या है? क्वेश्चन के अनुसार क्या है? 0 मांग रहा है, कि 0 होगा तो उस पर हमको क्या निकालना है? हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? ठीक है जी, अगर x का वैल्यू मैंने 0 कर लिया तो K Q1 Q3 का x स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा? K Q2 Q3 बाई x-10 का होल स्क्वायर। समझ गया? कुछ नहीं है, एफ नेट को मैंने 0 कर लिया है। अगर एफ नेट को 0 कर लिया तो फिर पहला पार्ट को और दूसरे पार्ट बराबर हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे ऑब्वियसली। फोर्स कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब दोनों फोर्स बराबर है ना। जैसे मुझे इस पेन को खींचना है, मैं इधर से भी सेम खींचूंगा और इधर से भी सेम फोर्स खींचूंगा, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? मेरा 0 लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे K कैंसिल, Q3 कैंसिल, मेरा Q1 कितना है? Q1 कितना है? Q1 है मेरा 2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? 1 माइक्रोकूलम। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, फोर्स में हम लोग नेगेटिव साइन जब डायरेक्शन जब वेक्टर क्वांटिटी का यूज करेंगे तो नेगेटिव साइन लेते हैं। आप नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील करेंगे, वो डिस्टेंस निकालना है। 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁶ x-10 का होल स्क्वायर। 10⁻⁶ कैंसिल, 2 x-10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
समझ गए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x² प्लस 100 माइनस 20x इक्वल्स टू x²। कौन सा यूज किया मैंने, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, वो मैंने इसको यूज करके एक्सपेंड कर लिया। 2x² प्लस 200 माइनस 40x इक्वल्स टू x²। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 40x प्लस 200 इक्वल्स टू 0। सिंपल सॉल्यूशन। अब यहाँ से x का वैल्यू हमको निकाल लेना है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 40 प्लस माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू 40 प्लस 1600 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और दो वैल्यू x का आएगा, x का एक आएगा 40 प्लस और एक 2 माइनस वाला, तो 40 माइनस अंडर रूट 800 डिवाइडेड बाय 2 और एक आएगा x इक्वल्स टू 40 प्लस अंडर रूट 800 बाय 2। कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। इसका आएगा हमारा 34.14 सेंटीमीटर, ओके, और इसका आएगा हमारा 5.85 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको कौन सा आंसर इसमें से लेना है, तो हमारा अजम्पशन देखेंगे। अजम्पशन क्या है हमारा, x क्या है, ये x का वैल्यू, x हमारा 10 से बड़ा है, जो मैंने Q3 अज्यूम किया है वो क्या कहाँ अज्यूम किया है, 10 से बड़ा है, और दो वैल्यू आया हमारा x 5.8 सेंटीमीटर 34.1, 5.8 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 10 से छोटा है, तो कौन सा आंसर लेंगे हम लोग, 34.14 मेरा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, लगभग हर अल्टरनेट ईयर ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क इन द कमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट द मिनिमम, यहाँ पर क्या नोटिस करना है हमको, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ठीक है जी, और हमने कल पढ़ा था कि चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या मैंने कल बताया था, Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, कल बताया था Q इक्वल्स टू एन ई। अच्छा जी, तो Q इक्वल्स टू एन ई का मतलब क्या है, कोई भी चार्ज होगा वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, 1 2 3 सब क्या इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल। अब क्या पूछा, मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम एन का क्या वैल्यू हो सकता है, अगर एन इंटीग्रल है तो एन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ई, सिर्फ क्यूब इक्वल्स टू ई, एन क्या हो जाएगा 1। जब एन का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ही तो मिनिमम वैल्यू आएगा ना, इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो क्यू का एन का वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम क्या हो गया 1। तो हम लोग एन का वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो हमारा फोर्स जो भी निकलेगा वो क्या होगा, मिनिमम निकलेगा। तो फोर्स कूलम्स लॉ से क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड, आगे क्या होगा फिर, फोर्स का K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना है हमारा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन का भी सेम होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और
स्क्वायर कर देंगे, दोनों चार्ज सेम है। आर स्क्वायर डिस्टेंस कितना बोल रहा है बाबू साहब, 1 सेंटीमीटर। 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। एफ कितना निकल जाएगा हमारा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई 10⁻4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, जो भी फोर्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। वन 1.67 का स्क्वायर इंटू 9 कितना आ गया हमारा 25। एफ कितना है 25 और ये 10⁻4 ऊपर जाए कितना हो जाएगा 10⁻34। 10⁻9 इंटू 10⁻34 न्यूटन। 34 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 25। एफ मेरा क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻25 न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें गौर करने वाली बात है मिनिमम। क्वेश्चन पे जब ध्यान से पढ़ना है, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना है। अगर मैं मिनिमम का वैल्यू छोड़ देता तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि चार्ज कौन सा वैल्यू लेना है कि नहीं। चार्ज का कोई वैल्यू हो सकता था, क्योंकि जितना भी चार्ज है क्या वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है। हमको मिनिमम वैल्यू का निकालने के लिए बोल रहा था। मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, जब एन का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से लिंक्ड क्वेश्चन है। केमिस्ट्री लिंक्ड, केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर का लिंक क्वेश्चन है, तो मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई साहब। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या पढ़ा था, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ा था, Q इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है, समझ गए, अच्छा जी। और यहाँ पे क्या करना है, हमको N निकालना है। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके, N निकालने के बाद भाई साहब खुश नहीं हो, बोलते हैं कि चलो तुम Q भी निकाल दो। समझ गए, N और Q हमको दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे, और कुछ तो दिया नहीं, सिर्फ क्या दिया हमारे पास, वेट ऑफ वाटर। कितना दिया वेट ऑफ वाटर, 100 ग्राम। लेकिन एक सेकंड, हमने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ वाटर तो भाई 10 ग्राम होता है। H2O, वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है H2O। H2O में कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक वेट कितना निकलेगा, 1 ऑक्सीजन, 2 + 8 10 ग्राम निकलेगा। सही बात है, ये 100 ग्राम दिया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, मोल। तो हम लोग यहाँ से कितना निकाल लेंगे, मोल। मोल क्या होता है हमारा, वेट ऑफ वाटर, जो भी वेट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या, एटॉमिक वेट। जो भी वाटर का एटॉमिक वेट है उससे हमारा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। सही बात है, तो मोल कितना में निकल जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो O2 में कितना हो जाता है, 16 ग्राम। तो एटॉमिक वेट ऑफ वाटर है कितना आ जाएगा, 16 + 2 18। ये टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारा 100 डिवाइडेड बाय 18, 5.55 5.55 निकल गया हमारा मोल, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स। आगे हम क्या कर जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन वाटर। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस दिया हुआ है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, एटम्स, आयंस, etc। अगर ये सब हमको निकालना है तो क्या करते हैं, हम लोग जितना मोल हुआ उसका एक एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं, इन्हें को रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है जी, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल कितना है हमारा यहाँ पर 5.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आ गया 6.022 इंटू 5.55 33.4221 इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया मेरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वाटर। अब क्वेश्चन में हमारे क्या निकालना है, एन निकालना है। एन किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब वाटर में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर कितना होता है, हम लोग सब फॉर्मूला जानते हैं, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो जनरली कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमारा एटॉमिक नंबर बताता है। तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट यहाँ पर 1, तो कितने हो गए ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास कितने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इंटू 33.4221 इंटू 10⁻23। तो कितने आ गए 33.4221 इंटू 10⁻24। ये हमारा एन निकल गया। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्यू निकालिए। ठीक है, एन निकल गया तो क्यू भी निकल जाएगा। क्यू क्या है, क्यू इक्वल्स टू एन ए। तो क्यू हमारा क्या निकल जाएगा, एन कितना निकल गया 33.4221 इंटू 10⁻24। ई मेरा कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻19। ये टोटल क्या हो जाएगा कूलम। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 33.4221 इंटू 1.67 55.814 इंटू 10⁻5 इतने क्या हो जाएंगे हमारे पास कूलम चार्ज। समझ गए, चार्ज निकल गया। तीन नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, suppose all the electrons of 100 gram water are lumped together to form a positively charged particle. Okay, means Q जो भी मेरा निकला ऊपर कितना निकला 55.814
55.814 into 10 to power 5, ठीक है, 100 gram lumped together form positively charged, ठीक है, and all the nuclei lumped together to form positively charged. If these two particles are placed, simple हो गया, दो चार्ज हो गया, Q1 equals to Q2 और F equals to K Q1 Q2 upon R square. R दिया हुआ Q1 Q2 निकल गया, R यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो भी वैल्यू पुट करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, ये आप लोग निकालिएगा, ठीक है, फोर्स का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। 1 फर्मी कितना होता है हमारा 10 to the power minus 15 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मैंने दे दिया। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए मैंने भी बताया न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एटम के आउटर स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन सिचुएशन एंड लार्जेस्ट डिप्रेशन। लार्जेस्ट डिप्रेशन, दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, उस दोनों प्रोटॉन का मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो दोनों प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। ये सिंपल है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन है 1.67 into 10 to power minus 19 कूलम। Q2 भी क्या है, Q2 इक्वल्स टू Q1, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल है। और एक और क्वेश्चन है इसमें, सेकंड पार्ट, ए पार्ट हो गया और बी पार्ट। Why do these proton not fly apart under the repulsion? Good question. अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन में दो प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स के कारण, रिपल्सिव फोर्स में क्या होता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से दूर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि ये दूर जाके न्यूक्लियस से बाहर ही क्यों नहीं चला जा रहा है, ठीक है, तो रीजन हमारे मन में है, तो कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि दो फोर्स जैसे लगा रहा हूँ, इसको एक नीचे की तरफ खींचा, एक ऊपर की तरफ, ऊपर हल्का ज्यादा खींच दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, नीचे अगर ज्यादा खींच दूंगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो जो भी फोर्स ज्यादा होगा मेरा ये पेन उसकी तरफ चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि दिस प्रोटॉन नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर द रिपल्सन, ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, तो इसका रीजन कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, हमारा होता है वो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द रीजन व्हाई our proton is not getting away from the nucleus, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। Two insulating small spheres are rubbed against each other and placed at 1 centimeter apart, ठीक है जी। ये कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी इंसुलेटिंग स्फीयर है, जैसे मान के चलिए मेरा ये स्फेरिकल शेप का कुछ नहीं है मेरे पास, ये मान चलिए स्फीयर शेप है, ये भी एक स्फीयर शेप है, दोनों को रब करेंगे, दोनों इनिशियली क्या है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों को रब करेंगे तो दोनों अपने में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, समझ गए, मतलब दो मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर अब इनिशियली नो चार्ज, जब दोनों को हम आपस में रब करेंगे, अब रब करेंगे, जैसे हमारे अभी हाथ में कोई चार्ज नहीं है, जब रब करेंगे तो हमको क्या होता है, हीट फील हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमें चार्ज आ रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से पहले हाथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण चार्ज हमारा आ रहा है, तो चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। टू इंसुलेटिंग स्फीयर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर प्लेस्ड, तो Q1 क्या हो, Q1 Q2
charge appears on sphere, both sphere. दोनों स्पेयर पे कौन होगा, Q1 और Q2 चार्ज होगा, दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर ड्यूरिंग द विंग. ठीक है, तो मतलब क्या, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है. Q इक्वल्स टू N ही बोल, यहाँ से हमको क्या निकालना है, N निकालना है. तो N निकालने के लिए सबसे पहले हमको Q पता करना पड़ेगा. तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, दोनों मेटल के बीच का डिस्टेंस, रब करने के बाद, रब करने से पहले, रब करने के बाद दोनों कितना पे अभी 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. रब करने से पहले डिस्टेंस नहीं है, जब हमने रब कर लिया फिर दोनों का अलग कर लिया, कितना डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर पे. दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन. हमने कूलम्स लॉ से क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना है, 0.1, K कितना, 9 इंटू 10 पावर 9, और Q1 Q2 सेम है, लिख लेंगे हम लोग, और 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. यहाँ से हमको Q निकालना है, तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर 9. तो Q क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 13. और हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 14. तो Q हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा Q आ जाएगा 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम. ठीक है, Q क्या है हमारा, N E. N क्या हो जाएगा, Q बाई E. Q कितना है, 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 7, और N कितना है हमारा, 1.E इलेक्ट्रॉन 10 टू पावर माइनस 19. तो हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर होगा. फाइव 1 divided by 5.01 into 10 to the power 12. 1 divided by 5.01 बराबर 0.2. तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 0.2 into 10 to the power 12, और n is equals to 2 into 10 to the power 11. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ठीक है, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन. मैक्सिमम कूलम्स लॉ में का फॉर्मूला हमारा याद है कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर राम बांधते हैं, लगा देना है सब जगह. क्वेश्चन नंबर 13. NaCl मॉलिक्यूल, NaCl क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट. NaCl मॉलिक्यूल इज बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl minus between the sodium and the chlorine ions. When the one electron of sodium is transferred to the chlorine, taking the separation between the ion to be 2.75, find the force of attraction between them. Simple. फिर से वही लगाना है, equals to K Q1 Q2 upon R square. Q1 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Q2 the same 1.67 into 10 to power minus 19 coulomb. यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 का वैल्यू R कितना है यहाँ पर 2.75 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. सारा वैल्यू दिया हुआ है कि 9 into 10 to power 9. वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बताइएगा. What will be the answer?
नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ठीक है। सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ठीक है, एफ ई क्या होता है हमारा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी क्या होता है, कल बताया था, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, एफ ई बाई एफ जी, के बाई जी Q1 Q2 अपॉन M1 M2। ठीक है, के कितना होता है हमारा, 9 इंटू 10⁹। Q1 प्रोटॉन इक्वल्स टू Q2 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻12 आई गेस। चेक कर लेते हैं जी का वैल्यू कितना होता है। (10⁻11) न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9, 6.67 इंटू 10⁻11, 1.67 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। एफ ई बाई एफ जी 9 बाई 6.67 इंटू 10⁻20, 1.67 1.6 कैंसिल, इंटू 10⁻38 प्लस 54। एफ ई बाई एफ जी प्लस टू 9 बाई 6.67 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻16। एफ ई बाई एफ जी 9 divided by 6.67 into 10⁻36. F E by F G. Divided by 6.67. 1.34 into 10⁻36. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको? यहाँ से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए क्यों ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास को अट्रैक्ट करना चाहिए था आइडियली। तो ग्रेविटी लग रहा है, कल मैंने क्या बताया था, एक मास दूसरा मास। ठीक है, जैसे हमारा एक अर्थ है, अर्थ कितना बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है, उसके ऊपर हम कुछ गिराते हैं छोटा सा मास, तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब एक मास दूसरे, एक बड़ा मास छोटे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भी एक मास है और भी इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसका भी मास है कंबाइनली। तो आइडियली इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो सेम चार्ज है तो रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा वो बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत कम हो गया, तो नेग्लिजिबल है। तो मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स
ज्यादा यहाँ पे करता है काम, वो काम करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe मच 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 ग्रेटर देन Fg, इसलिए हमारा क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। 14 क्वेश्चन कंप्लीट। 15 नंबर क्वेश्चन, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच में बी रिटन एज न्यूक्लियर फोर्स। कुछ क्वेश्चन पहले मैंने न्यूक्लियर फोर्स का बताया था, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल फोर्स से, इसी कारण प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ इन्होंने न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला दे दिया है, इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर। राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सी एंड के। ओके जी, सी एंड के का एक्चुअली नोटिस करते हैं, ई टू द पावर माइनस के आर, आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, के भी कांस्टेंट वैल्यू, तो मतलब ये मेरा पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। समझ गए, आर क्या है, कांस्टेंट, भाई आर कांस्टेंट है, डिस्टेंस है, के क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो हमको निकालने के लिए क्या, डायमेंशन निकालने के लिए सिर्फ किसका किसका हमको डायमेंशन पता होना चाहिए, एफ का पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए, तो मेरा सी का निकल जाएगा। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं फोर्स को, मास इंटू डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम स्क्वायर। तो फोर्स का हमारा डायमेंशन क्या निकल गया, फोर्स का डायमेंशन निकल गया एम एल टी माइनस टू, फोर्स का निकल गया। आर का डायमेंशन क्या है हमारे पास, टी टाइम, सॉरी आर का डायमेंशन हमारे पास डिस्टेंस एल। अब सी निकालना है, तो सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इंटू आर स्क्वायर, डायमेंशन निकालने के लिए। ई को हम क्या, ई को कंसीडर नहीं करें, क्यों, क्योंकि ई क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डायमेंशन, वन का डायमेंशन क्या है, टू का डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। अब सी का क्या निकल जाएगा हमारा, एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर, टोटल क्या निकल जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस टू, सी का हमारा निकल गया। आगे किसका निकालना है हमको, के का भी निकालना है। ठीक है जी, तो सिंस e टू पावर माइनस के आर कांस्टेंट है, ठीक है, तो के आर क्यों कांस्टेंट है, के आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो के क्या हो गया हमारा, 1 बाई आर, कांस्टेंट कुछ भी, कांस्टेंट बाई आर, कांस्टेंट बाई आर। तो इसका डायमेंशन क्या निकल जाएगा, के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, के का क्या होता है एल, तो ऊपर जाएगा तो एल माइनस के का डायमेंशन हो गया, सेम हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाला है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बी हो गया, ए हो गया बी पार्ट, सपोज दैट द के इक्वल्स टू 1 फॉर मी, के बोला था कांस्टेंट है, के का इन्होंने दे दिया, के दे दिया इन्होंने बी पार्ट 1 फॉर मी, मतलब 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। ओके, and the repulsive electric force between the proton is balanced by the attractive nuclear force। क्या कह रहा है, Fe equals to F न्यूक्लियर। ओके जी, और यहाँ से हमको क्या बोल रहा है, सेपरेशन 5 फर्मी दिया हुआ, मतलब
इलेक्ट्रिकल फोर्स में अगर मैं लगाऊंगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ क्या है C e टू द माइनस K R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Suppose that the more possible electric force between the India and the possibility from the rotating nuclear force separation पार करना। R स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, सेम है। अब C का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से C क्या निकल जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन e टू द पावर माइनस K R। C इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 9, प्रोटॉन का क्या होता है हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, दोनों सेम है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस K का कितना दिया है इन्होंने 1 पर में माइनस 50, R कितना दिया 5 पर में 10 टू पावर माइनस 15। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो C का वैल्यू हो जाएगा। सो फ्रेंड आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट पार्ट में आज ही मैं अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई भी डाउट हो आपको फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं सारे क्वेश्चन का पर्सनली आंसर करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।